आप जानते हैं आपकी उम्र एक ही बार में 30 साल की भी हो सकती है और 60 साल की भी हो सकती है। चौंक गए ना, हैरान हो गए कि कैसा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी 30 का भी और 60 का भी हो, दो उम्र तो नहीं हो सकती। लेकिन ये चौंकने वाली बात नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगी कि रियल में आपकी दो एज है, और अगर दूसरी एज को हमने टाइम रहते नहीं संभाला तो बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। उस बुढ़ापे को पहले तो डिफाइन कैसे करेंगे। बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा वो है जब हम अपने काम ठीक से नहीं कर सकते, हमारे हाथ पांव दुख रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, दूसरे के मोहताज हो गए हैं। अगर हमारी ऐसी लाचार स्थिति आ गई, अगर 10 बीमारियां लग गई हैं, अगर ऐसी कोई लाचार स्थिति आ गई है तो उसको कहते हैं बुढ़ापा। वो बुढ़ापा देर से आए, वो बुढ़ापा धीरे धीरे आए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें अपनी इन दोनों एज को समझना बहुत जरूरी है। एक एज हमारी होती है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो कैलेंडर वाली एज है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन से हमारी टिक 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 घड़ी शुरू हो जाती है। 1 साल, 2 साल, 10, 20, 50, 100 साल तक जब तक जिंदा है वो एज चलती रहती है। वो हो गई कैलेंडर वाली एज। दूसरी एज का पता हमें तब चलता है जब हमें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है या हम आराम से चल रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही है या आराम से चढ़ पा रहे हैं, हमें अपने काम करने में दिक्कत हो रही है या हम आराम से कर पा रहे हैं। तो जब हम ये चीजें सही से कर पाते हैं तो ये हमारी होती है बायोलॉजिकल एज। यानी कि हमारी बायोलॉजी, जो हमारे अंदर के सेल्स हैं, टिश्यूज है, वो तो बूढ़े नहीं हो गए हैं, उनको हमने जवान रखना है। अगर वो जवान रह गए तो हम हमेशा जवान रहेंगे। एक इंसान की उम्र हमेशा उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि कैलेंडर की एज के बराबर होनी चाहिए या तो उससे कम होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा हो जाती है, यानी कि आप हैं तो 30 के, लगते 50 के हैं, तो इसका मतलब आपके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है और आपका शरीर आपसे मदद मांग रहा है। अगर समय रहते आपने मदद कर दी तो ठीक हो जाएगा, नहीं मदद करी, उसकी आवाज को नहीं सुना तो बीमारियां लग जाएंगी। तो हम उस एज को कैसे यंग रखें उसके बारे में बात करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है। उस एज को यंग रखने के लिए मैं आपके साथ कुछ एक हैबिट्स की बात करूंगी जो हमें 40 के बाद तो हर हालत में अपना लेनी चाहिए, लेकिन अगर 30 से ही अपना लें तो बुढ़ापा बहुत देर से आएगा। असल में हमारे जब ग्रोथ हार्मोन स्लो हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के सब फंक्शनिंग भी उसी हिसाब से थोड़ा स्लो हो जाते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो आदमी बड़ी उम्र के होते हैं धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि उनका सब पूरा सिस्टम स्लो हो गया है एज के साथ साथ। लेकिन अगर टाइम रहते हमने संभाल लिया तो वो जो एक स्थिति है, वो हमारी जो बायोलॉजिकल एज तेजी से बढ़ रही थी उसको संभाल के रखना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके लिए क्या क्या हैबिट्स अपनानी है उसके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, हर इंसान, हमारी कुदरत ने एक नियम बनाया हुआ है। हम सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को सोते हैं। क्यों? इसलिए कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी अपना काम करती है, हमारे सेल्स, टिश्यूज और हर ऑर्गन की रिपेयरिंग का काम, जो दिन भर में हमने काम कर करके घिसा लिए थे उनका रिपेयर। तो अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होगी तो रिपेयर अच्छा नहीं होगा, रिपेयर अच्छा नहीं होगा तो हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो पहला क्या काम हुआ कि हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नींद के लिए कुछ एक टिप्स को अपनाना बहुत जरूरी है, सोते टाइम खास करके। जैसे आप कभी भी पीठ के बल ना सोए, सीधे, जो कुछ लोग सीधे सो जाते हैं, मोटा सा पिल्लो सिर के नीचे लगा लेते हैं। अब होता यह है कि वो मोटा पिल्लो सिर के नीचे जो लगा हुआ है, जैसे ही आपकी आंख झपकती है तो आपकी गर्दन यूं होती है, यहां से ब्लॉकेज होती है। और जब ये होती है कुछ लोगों को खर्राटे आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, फिर जोर जोर से आते हैं। या फिर अगर आपने पिल्लो नहीं लगाया, वैसे फ्लैट लेटे हुए हैं, तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो खुश्क हो जाता है, उससे खांसी आती है। तो चाहे आपको खर्राटे आए, चाहे आपको खांसी आए, आपकी नींद तो डिस्टर्ब हो गई, और डिस्टर्ब नींद में आपकी बॉडी का जो रिपेयर का काम था वो रुक गया। जब वो काम रुक जाएगा तो क्या होगा? आपके सेल्स थक जाएंगे, आपके टिश्यूज थक जाएंगे और अल्टीमेटली आप खुद थक जाएंगे। जब आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश, ताजा, तरोताजा, एनर्जेटिक नहीं उठेंगे। सोने के बाद भी लगेगा अरे क्या, अभी तो थकान तो दूर नहीं हुई। तो सोने के इस नियम को आप अपनाइए कि आप कभी भी सीधे ना लेटे, कभी भी पेट के बल ना लेटे,
उससे आपका स्टमक दबता है, उससे आपके ऑर्गन्स दबते हैं और वो फिर भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। और एक छोटी सी चीज और याद रखें, जब आप लेटते हैं तो हमेशा लेफ्ट करवट पे लेटें। बाद में जब नींद आ गई फिर करवट बदलेंगे तो राइट पे हो जाए, तब आपका स्टमक, आपका डाइजेशन, आपका गट बहुत अच्छा रहता है। गट हेल्थ अच्छी मतलब आप खुद अच्छे रहेंगे। तो पहला नियम हो गया कि आपको अच्छी नींद लेनी है, उसके लिए आपने फ्लैट नहीं लेटना है ताकि खर्राटे नहीं आए और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो खुश्क नहीं हो, जिससे खांसी नहीं आए। कुछ लोगों को खर्राटे बहुत आते हैं, तो वो खर्राटे कैसे कम हो, परेशान है, उसके साथ सोने वाले भी परेशान है। तो खर्राटे को कम करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप उसको करके देख सकते हैं। उसमें आपको पहले तो आपने स्ट्रेट सीधा नहीं लेटना है, वो तो एक हो गया। सोने से पहले एक एक्सरसाइज करें, आपकी ये जो टंग है इसको दांतों के अंदर यहाँ टच करें, यहाँ, और टच करके उसको धीरे धीरे पीछे लें। इस तरीके से जो आपके मुंह का ऊपर का हिस्सा है इसकी आप इसके मसल्स की मसाज करेंगे, और ये जो मसाज होगी ये यहाँ तक आपके गले तक के आपके जितने भी मसल्स टिश्यूज हैं उनकी भी मसाज साथ में उनके ऊपर भी इफेक्ट डालेगी। वो अपना काम अच्छे से करेंगे, वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे और आपको नींद अच्छी आएगी। तो एक ये छोटी सी एक्सरसाइज खर्राटे लेने वालों की बहुत मदद कर सकती है। ये तो हो गया नींद का। अब दूसरी चीज, एक उम्र के बाद आलसी हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद लोग आलसी हो जाते हैं। हमने तो कर लिया जिंदगी में जो करना था, अब हमें क्या करना है, अब तो हम बैठ के सोफे पे बैठ के टीवी देखेंगे, या तो हम अपना बैठे हुए हैं बस कोई स्टोरी पढ़ लेंगे ज्यादा से ज्यादा। आपको वॉक करना बहुत जरूरी है, कम से कम 20 मिनट नहीं तो 40 मिनट अगर आप डेली वॉक करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और हर मील के बाद तो आपको 5 से 10 मिनट की वॉक करनी ही चाहिए। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, 20, 25, 50, 70, जो भी एज ग्रुप है, वो मील्स के बाद 5 से 10 मिनट की वॉक जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपका जो खाना आपने खाया है तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, जठराग्नि अच्छे से बनेगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से होंगे। तो आपको सारे न्यूट्रिएंट मिल गए, आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो ऑफिस में होते हैं, लंच करने के बाद कैसे वॉक करें। तो कोई बात नहीं, आप ऑफिस में हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपने पैर को तो ऐसे चला सकते हैं। आपने कभी टेलर को मशीन चलाते देखा है? ऐसे चलाने हैं पैरों को, मतलब एक बार पंजा उठाना है खींच के, एक बार एडी उठानी है, पंजा उठाना है, एडी उठानी है। इससे आपके काफ मसल्स मजबूत होंगे। काफ मसल्स जो है उसके साथ होते हैं सॉलिस मसल्स, जो शुगर को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो आपको क्या होगा जब आप ये कर रहे होंगे, जब हम खाना खाते हैं तो एक बार हमारा शुगर स्पाइक होता है क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है, फिर हमारी पैनक्रियाज और हमारी इंसुलिन जो है वो उसको मैनेज करती है और उसको सही काम में लगाती है, एनर्जी में लगाती है। तो जब आपके सोलिस मसल उसको डायरेक्टली ही एनर्जी में लगा देंगे तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। तो शुगर जैसी प्रॉब्लम से भी अगर बचना है तो आपको खाना खाने के बाद अपने पैरों को ऐसे जरूर करना है, या तो 5 मिनट की 10 मिनट की वॉक करनी है। हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना है, कोलेजन से बना है, चाहे स्किन की बात करें, बालों की बात करें, अपनी बॉडी के टिश्यूज की बात करें, ये सब कोलेजन से बने। अगर हमने ऐसा नहीं किया, यानी कि हमारा शुगर एकदम से स्पाइक हुआ, तो वो कोलेजन को बाइंड कर लेता है और कोलेजन को अपना काम नहीं करने देता है। जब कोलेजन अपना काम नहीं करेगा तो झुर्रियां आएंगी, जब कोलेजन अपना काम नहीं करेगा तो स्किन पर एजिंग साइन दिखेंगे। तो उस कोलेजन को सही काम करना देने के लिए भी आपको अपना शुगर मेंटेन करना है। शुगर मेंटेन करने के लिए आपको वॉक करनी है खाना खाने के बाद। अगर ऐसा नहीं किया तो वेन्स भी स्टिफ हो जाती हैं, उनमें हार्डनेस आ जाती है। जब हार्डनेस आती है तो ब्लड फ्लो जो है या सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं वो डिस्टर्ब होता है। ये सारी चीजें जो है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, और जब ये डिस्टर्ब होंगी तो हेल्थ अपने आप ही खराब हो जाएगी। तो आपने नंबर 2 पर आपने वॉक जरूर करना है खाना खाने के बाद। नंबर 3 पर आपने यू हैव टू कट डाउन ऑल द रिफाइंड्स। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, चाहे आप वजन लूज करना चाहते हैं, चाहे आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो आपको शुगर
इनटेक कम करना होगा और रिफाइंड इनटेक कम करना होगा, बल्कि बंद करना होगा, क्योंकि जितनी चीजें ज्यादा प्रोसेस होती हैं, जितनी रिफाइंड होती हैं, उतनी वो डाइजेस्ट होने में मुश्किल करती हैं और उतनी ही आपकी सेहत को वो खराब करती हैं। अगर रिफाइंड को या शुगर को कम नहीं किया गया तो आपके टिश्यूज जो है उनका रिपेयरिंग का काम ठप हो सकता है, उनकी रिपेयरिंग अच्छे से नहीं हो सकती है, क्योंकि ये शुगर कोलेजन को बाइंड करेगी और वो उसको अपना काम नहीं करने देगी, तो आपके टिश्यूज स्टिफ हो जाएंगे, वेन स्टिफ हो जाएंगी और आपको नुकसान होगा। तो नंबर 2 पर है कि कंट्रोल योर शुगर इनटेक, कंट्रोल योर रिफाइंड इनटेक, और उसके साथ साथ फाइबर का इंटेक ज्यादा कर दें, क्योंकि जब आप फाइबर ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी को रफेज मिलता है, आपके इंटेस्टाइन में जो फूड ट्रेवल करता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए, चाहे वो एक्सट्रैक्शन के लिए, वो आराम से कर सकता है, क्योंकि फाइबर आपके गट बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, उसकी खुराक होता है। जब आप फाइबर रिच फूड खाते हैं तो आपका गुड बैक्टीरिया अच्छे से बनता है, अच्छे से अपना काम करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो नंबर 3 पर हो गया कि आपने शुगर और रिफाइंड को कम करना है और आपने फाइबर ज्यादा खानी है। नंबर 4, आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड्स खाने चाहिए, जैसे रंग बिरंगे फल, रंग बिरंगी सब्जियां, आंवला, चुकंदर, फलों की बात करूं तो अमरूद, कीवी, ये ऐसे फ्रूट है जिससे आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और बॉडी में टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देंगे। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में, हम कई चीजें ऐसी खा लेते हैं जिससे टॉक्सिन बन जाते हैं, और टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन बीमारी की जड़ है। तो टॉक्सिन्स को हटाने के लिए, कम करने के लिए आपको सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी रिच फूड, ऐसे फूड्स खाने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हम खाते हैं, वो हमारे सेल्स और टिश्यूज के लिए बॉडीगार्ड का काम करते हैं, वो एक शील्ड बन जाते हैं, ताकि जब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकती है, वो इससे टकराए और वापस हो जाए। एंटीऑक्सीडेंट बहुत जबरदस्त काम करते हैं और टॉक्सिन से हमारी बॉडी को बचाते हैं। तो नंबर 4 पर हो गया कि आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाने चाहिए, चाहे फ्रूट है, चाहे फ्रूट्स है, चाहे अनाज है, चाहे दालें हैं, जो भी है वो एंटी ऑक्सीडेंट रिच होने चाहिए। नंबर 5 इसी से रिलेटेड है कि आपको सभी कलर की सब्जियां और सभी कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि हर सब्जी का अपने अंदर एक स्पेशल कंपाउंड होता है। तो जब आप सारी सब्जियां मिला के खाएंगे, सारी सब्जियां सीजन के हिसाब से खाएंगे, रीजन के हिसाब से खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी को ज्यादा फायदा देंगे। नंबर 6 पर आता है आपका ब्रीदिंग, सांस लेना। सांस के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन सांस लेने की भी टेक्निक्स होती हैं। आप दिन भर में नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दिन में 1 या 2 बार इंटेंशनली स्पेशल तरीके से सांस लेना चाहिए, चाहे वो डीप ब्रीदिंग है, चाहे वो बॉक्स ब्रीदिंग है। हमेशा स्लोली ब्रीद करें, स्लोली अंदर ले, पूरा अंदर उसको फिल करें, पेट तक और यहाँ तक, छाती तक पूरा फिल करें, और फिर स्लोली उसको बाहर निकालें, जिससे आपके फेफड़े खाली और फिर उसमें हवा भरे, खाली और फिर उसमें हवा भरे, तो उसके अंदर टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे, उसके अंदर गंदी हवा जमा नहीं होगी, और वो भी आपको बहुत फायदा करेगी। हमेशा स्लो ब्रीदिंग करनी चाहिए। आपने कछुआ देखा है, 150 साल जिंदा रहता है, वो धीरे धीरे सांस लेता है। व्हेल मछली 100 साल जिंदा रहती है, वो भी बहुत धीरे धीरे सांस लेती है। तो स्लो ब्रीदिंग इज ऑल्सो द की। फास्ट ब्रीदिंग में क्या होता है, आप दौड़ के देखिए, सांस फूल जाती है, लगता है दम निकल जाएगा। तो वो अपने वो फास्ट वाली चीज नहीं करनी, अपने स्लो ब्रीदिंग करनी है। इंटेंशनली दिन में 2 बार तो जरूर एक्सरसाइज की तरह उसको करना है। नंबर 7 पर आता है डू एक्सरसाइज। चाहे आपके दिमाग की बात करें, चाहे आपकी फिजिकल बॉडी की बात करें, एक्सरसाइज से दोनों ही चीजें खुश रहती हैं। इससे आपका हैप्पी हार्मोन बनते हैं, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी बनी रहती है, वो स्टिफ नहीं होते हैं। वो अगर स्टिफ हो गए तो आपके जोड़ों घुटनों में दर्द हो जाएगा। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो हैप्पी हार्मोन बने, मतलब आप खुश रहेंगे, आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होगी, उसकी इलास्टिसिटी बनी रहेगी, मतलब आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। तो नंबर 7 पर है कि आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, ऐसा टाइम निकालना चाहिए
कि आप दिन में आधा घंटा पौना घंटा जितना आप कर सकते हैं आराम से, और जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहती कि जिम में जाके बदन को तोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर करना चाहिए। 8 पर आता है कि आपको अपने ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन को बिजी रखना है, ब्रेन को खाली नहीं छोड़ना। खाली दिमाग शैतान का घर, अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया तो हो सकता है उसमें नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी, हो सकता है वो डल हो जाएगा, हो सकता है आपकी मेमोरी लूज हो जाएगी, आपको याददाश्त कमजोर हो जाएगी, या चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाएगा। तो आपने अपने ब्रेन की एक्सरसाइज भी, ब्रेन को भी खुराक देनी है अच्छी। और ब्रेन की खुराक होती है कि आप उसको कुछ ना कुछ काम देते रहे, चाहे उसको बुक पढ़ने का काम दे दें, चाहे कोई नई चीज सीखने का काम दे दें, या छोटेपन से कभी से आपकी कोई हॉबी रही होगी आप नहीं कर पाए पूरा, अब कर ले। आपके ब्रेन को लगातार काम में लगा के रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो और एजिंग जो है बहुत ही बल्ले बल्ले फाइन एजिंग हो, आप बड़े आराम से पूरे एक्सपीरियंस के साथ एज करें। नेक्स्ट इज नहाने की बात। डेली हम नहाते हैं क्योंकि नहाना तो जरूरी है अपने शरीर की सफाई के लिए, लेकिन नहाने में भी अगर आप ठंडे गर्म का एक मिक्सचर कर लेते हैं तो उससे ज्यादा फायदा होगा। जैसे मान लो आपकी आदत है आप गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन उसके लास्ट में थोड़ा सा स्प्लैश कर ले ठंडा पानी, नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी है, वो फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल। तो उससे क्या होगा कि आपके सेल्स के अंदर एक झंझनाहट होगी, वो जाग जाएंगे, और जब जाग जाएंगे तो अपना काम अच्छे से करेंगे। तो ये कुछ एक चीजें जो आपकी बायोलॉजिकल एज को स्लो डाउन कर सकती हैं। आप किसी भी उम्र तक एनर्जेटिक रह सकते हैं, आप किसी भी उम्र तक अपने काम खुद करते हुए दूसरों के ऊपर बोझ ना बनते हुए अच्छे से एज हो सकते हैं। सो एजिंग वेल इज मस्ट। आप जब जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बच्चे, घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सब साइड हो जाते हैं, आपका शरीर सिर्फ आपका साथ देता है, और वो शरीर आपका साथ अच्छे से तभी देगा जब आप उसकी बायोलॉजिकल एज को स्लो डाउन करेंगे। तो आई होप ये टिप्स आपके जरूर काम आएंगी। आप लिख के मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन से काम आप पहले से कर रहे हैं या मेरे बताने के बाद कौन से काम शुरू करने वाले हैं। जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। आप इसी तरह हेल्दी रहते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।